हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव मोशन। और वेव मोशन में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अलग अलग प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग और उसके यूजर्स की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसकी प्रॉपर्टीज को देखा था कि वेवलेंथ कैसे इंक्रीज होता है, कैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, किसका पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है, किसका पेनेट्रेटिंग पावर कम होता है, किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम, ये सब हम लोगों ने देखा था। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो शिखा, सुमन, सोना, सौरभ, अखिलेश, बालकृष्ण, विवेक, शबा, अर्जुन, शाहरुख, निशार, उजाला, प्रदीप, अंकुर, नाज, विनोद, उमेश। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गामा रे। या जैसे हम कहते हैं गामा किरण। याद रखिएगा ये कहां से प्रोड्यूस होता है, तो याद रखिएगा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से निकलता है। यानी कि इट इज एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और इसका यूज कहां पर होता है, तो याद रखिएगा इसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कि इसका यूज कैंसर के इलाज में क्या होता है इसका यूज कैंसर के इलाज में होता है। और कैंसर से याद रखिएगा आप लोग स्टडी ऑफ कैंसर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर का अध्ययन जो होता है इसे हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और यहीं से एक पॉइंट याद रखिएगा, वर्ल्ड कैंसर डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, 4th of Feb को मनाते हैं क्या, वर्ल्ड कैंसर डे। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज होता है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, याद रखिएगा गामा रे का। क्यों होता है, क्योंकि इसकी पेनेट्रेटिंग पावर यानी इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब सवाल उठता है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो सक्रियता है, तो इसकी खोज करने वाले कौन थे, हेनरी बैक्वेरेल। कब खोजा था, इन 1896 में। और जो रेडियो एक्टिविटी का जो एमिशन रेट है, यानी रेडियो एक्टिविटी का जो उत्सर्जन का जो दर है रेडियो सक्रियता का, उसको एक यंत्र से मापा जाता है। वन लाइनर में आप लिख लेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं गीगर म्यूलर काउंटर, या फिर जीएम काउंटर कहते हैं उसे, जीएम काउंटर या फिर गीगर म्यूलर काउंटर कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। देख लिया यहां तक? मैंने बोला कि जो रेडियो एक्टिविटी का जो एमिशन रेट है, यानी रेडियो सक्रियता का जो उत्सर्जन दर है, मतलब उत्सर्जन का जो दर है, उसे गीगर म्यूलर काउंटर या जीएम काउंटर से मापते हैं। ठीक है, पिछले क्लास का लास्ट स्लाइड समझ में नहीं आया था, क्या था लास्ट स्लाइड, लास्ट में पूछ लीजिएगा एमएजी, उसे मैं बता दूंगा, है ना। अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करिए, लास्ट में आप पूछ लीजिएगा, जो भी पिछला स्लाइड था मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चला आगे। ठीक,
अब इसके बाद आता है एक्सरे। एक्सरे ठीक है। अब एक्सरे की बात करते हैं, हाँ बता देंगे, वो लास्ट में बता देंगे, चिंता मत करिए। एक्सरे की जब बात करते हैं तो कई बार पूछा जाता है यहां पर ये एक्स जो है इसका मतलब क्या है, बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स हियर, है ना। ये जो एक्स है, एक्स का मतलब क्या है यहां पर एक्सरे में, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स इन एक्सरे। इसको खोजने वाले कौन थे, विलियम रॉन्टजन, आप लोग जानते हैं, है ना। और याद रखिएगा यहां पर जो एक्सरे है, एक्सरे का मतलब क्या होता है, अननोन। एक्स का मतलब कुछ भी नहीं, अननोन, है ना, इसका कोई अर्थ नहीं। एक्स का मतलब क्या है, अननोन, ठीक है। अब ये एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है, याद रखिएगा यह एक्सरे जब किसी ठोस धातु, जैसे एग्जांपल के तौर पर टंगस्टन पर कैथोड रे डाला जाता है तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। यानी कि जब किसी ठोस धातु जैसे कि टंगस्टन है उस पर, याद रखिएगा, जब कैथोड रे की बॉम्बार्डिंग की जाती है, कैथोड रे उसके ऊपर क्या किया जाता है, डाला जाता है, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सरे प्रोड्यूस होगा। और ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, याद रखिएगा, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं वो कैसे हैं, वो इनविजिबल हैं। इनविजिबल का मतलब क्या होता है, वो अदृश्य हैं। अदृश्य का मतलब आप इनको देख नहीं सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कैसे होते हैं, ये इनविजिबल होते हैं, ये जो रेज होते हैं। और जब किसी ठोस धातु पर, जैसे टंगस्टन एग्जांपल के तौर पर, उस पर क्या किया जाता है, कैथोड रे डाला जाता है तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। और यहां पर कैथोड रे का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, और नहीं पता है तो आप लोग समझ लीजिए। कैथोड रे का मतलब होता है उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स। उच्च ऊर्जा वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। कई बार आपसे पूछा जाता है कैथोड रे का मतलब क्या है, कैथोड रे का मतलब क्या है कि हाई एनर्जी वाले क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका यूज क्या होता है, एक्सरे का यूज कहां पर होता है, यूज ऑफ एक्सरे। एक्सरे का क्या क्या यूज होता है, याद रखिएगा, सबसे पहला यूज होता है एक्सरे का हड्डियों के जांच में, है ना। जो हड्डियां वगैरह टूट जाती है ना, तो हड्डियों के जांच में, जो हमारे बोन्स वगैरह होते हैं उसको, जो मतलब अगर उसमें फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसके जांच में क्या यूज होता है, एक्सरे का यूज होता है। दूसरा कहां पर होता है, आप लोग कभी एग्जाम देने जाते होंगे तो वहां पर ना एक मेटल डिटेक्टर से ऐसे पूरा स्कैन किया जाता होगा आपको, या फिर कभी आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर जाते होंगे तो आपको क्या होगा, पूरे बॉडी का स्कैन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या, मेटल डिटेक्टर्स, ठीक है। तो मेटल डिटेक्टर जो होता है उसमें भी किसका यूज होता है, उसमें भी आपका यूज होता है, याद रखेंगे, इसी एक्सरे का। और तीसरा का मतलब क्या है, थर्ड जो है, थर्ड के बारे में याद रखिएगा। थर्ड जो होता है इसका यूज कहां पर होता है, सीटी स्कैन में, है ना। ब्रेन का जो सीटी स्कैन होता है ना, आप लोग कभी करवाया भी होगा किसी ना किसी का, है ना। तो जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन में भी किसका यूज होता है, इसी एक्सरे का यूज होता है। और कई बार पूछ देता है ये जो सीटी स्कैन में जो सीटी है, इस सीटी का मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं। सीटी स्कैन जो है, सीटी स्कैन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है, आर्यवन सर क्या ये रेडियो एक्टिव होता है, कौन, एक्सरे नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये। रेडियो एक्टिव जो होता है ना, वो गामा रेज होता है, वो रेडियो एक्टिव उससे निकलता है, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, अर्जुन जी ने बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट सही बताया, और काफी बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। याद रखिएगा ये जो सीटी स्कैन है, इसमें सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड
टोमोग्राफी होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसे आप लोग फटाफट लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। फटाफट इसे लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं इसको। और एक होता है एमआरआई। एमआरआई अलग होता है ना। एमआरआई जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, यहां तक लिख लिया सभी ने। हाँ, एमआरआई को अभी हम लोग लिख देते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एमआरआई के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहां तक लिख लिया सभी ने। टंगस्टन, द टंगस्टन वन इन इंग्लिश, तो लिख लीजिएगा वन a cathode rays emitted on any solid metal like tungsten, then X-ray is produced. One cathode rays emitted on any solid metal like tungsten, then X-ray is produced. Okay, ठीक है। एंड एमआरआई का मतलब क्या होता है, एमआरआई का अभी बस फुल फॉर्म लिख लीजिए, आगे हम एमआरआई के बारे में बात करेंगे। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका बस अभी फुल फॉर्म याद रखो, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे मैग्नेटिज्म में, है ना। मैग्नेटिज्म में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एक अलग अगला जो है दैट इज यूवी रे। आप लोग बताओ यूवी रे को किसने खोजा, इसका पूरा मतलब क्या है। पूरा मतलब है अल्ट्रा वायलेट रे, या जैसे हम क्या कहते हैं पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण, इसको किसने खोजा, तो याद रखिएगा रीटर ने खोजा है। वेरी गुड। और याद रखिएगा सन से आने वाली यूवी रेज से ओजोन लेयर हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, उससे हमें बचाता कौन है, उससे हमें बचाता है कौन, ओजोन लेयर। ठीक है, अब ये ओजोन लेयर क्या होता है इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि दिस ओजोन लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो ओजोन परत है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, तो याद रखिएगा यह ओजोन गैस का, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा ओजोन गैस का यानी O3 का एक परत है। और O3 क्या है, तो O3 के बारे में याद रखिएगा ये क्या है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इट इज एन एलोट्रोप, यह ऑक्सीजन का क्या है, एक अपर रूप है। अपर रूप यानी कि एलोट्रोप है, एलोट्रोप है। ठीक है, ओजोन जो है क्या है, ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है। और ऑक्सीजन को किसने खोजा, आप लोग बताओ पहले। ठीक है, ऑक्सीजन का एलोट्रोप क्या है, मतलब ऑक्सीजन का खोज किसने किया, आप लोग बताइए फटाफट से। चलिए, जिसको भी लिखना है फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं, इस स्लाइड 1 से लेकर के स्लाइड 3 तक। ये पहला स्लाइड है, ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा। ये दूसरा स्लाइड है एंड दिस वन इज थर्ड स्लाइड। ओके, जोसेफ प्रेस्टले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चला, हम लोग अभी अभी डिस्कस करेंगे, जो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में एक आध सवाल यहां से बन ही जाता है। ठीक है, कैन आई मूव। ठीक है ना, ये ओजोन लेयर मिलता किधर है आपसे पूछता है, तो याद रखिएगा ओजोन लेयर समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा ओजोन लेयर की चौड़ाई को, ओजोन लेयर की चौड़ाई को डॉप्सन
में मापा जाता है, ओजोन लेयर की चौड़ाई को डॉप्सन में मेजर मापा जाता है ना। इसके बाद याद रखिएगा, अगर ओजोन लेयर ना हो तो इससे स्किन कैंसर का यानी त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। त्वचा कैंसर का खतरा क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि ओजोन लेयर अगर नहीं होगा तो सूर्य से आने वाली जो किरणें है ना, पराबैंगनी किरणें, वो डायरेक्टली आपके स्किन पर पड़ेगी, और वो स्किन पर जब पड़ेगी तो उससे क्या होगा, आपके अंदर त्वचा कैंसर का जो खतरा है वो क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। इसके बाद याद रखिएगा, ओजोन लेयर के क्षय के लिए, ओजोन लेयर के क्षय के लिए मुख्यतः सीएफसी यानी जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे, वर्ल्ड ओजोन डे ये कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे? 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। और इसके बाद याद रखेंगे कि ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए, रोकने से संबंधित, ऐसे लिख लीजिए, रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ है। और आप लोग बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ईयर क्या है? व्हाट इज ईयर ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता ये हुआ है। आप लोग बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ईयर क्या है? व्हाट इज ईयर ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आप बताओ। बताइए आप लोग। हाँ जी, ठीक है। 1987, वेरी गुड। डिप्लेशन का मतलब होता है क्षय। हाँ, धीरे धीरे उसकी चौड़ाई ना कम होती जा रही है। ओजोन लेयर में कहीं अंटार्कटिका वगैरह जगह में होल देखा गया, छिद्र देखा गया ओजोन लेयर में, है ना। देखिए, जो क्या हो रहा है ना, कई सारी ग्रीन, मतलब जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस है ना, काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रही है। कहां से निकलती है? जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, एसी होता है, उसके चलने से ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और इसके रिलीज होने से ना क्या हो रहा है, उसके रिलीज होने से हमारे ओजोन लेयर में ना डिप्लेशन देखा जा रहा है, यानी कि उसमें क्षय देखा जा रहा है। और ये क्या है, एक खतरा है। ये तो अगर मान लीजिए कि अगर वो ओजोन लेयर हट जाए तो क्या होगा, लोग स्किन कैंसर होने लग जाएंगे। स्किन कैंसर होने लग जाएंगे तो लोगों की डेथ होने लग जाएगी, उससे प्रॉब्लम होने लग जाएगी लोगों को। ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसको ठीक करने, मतलब वो ओजोन लेयर का क्षय कैसे कम किया जाए, कैसे इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों का एमिशन कम किया जाए, है ना। तो उसको रोकने के लिए कई देशों ने मिलकर के मॉन्ट्रियल नामक जगह पर, कनाडा में ये जगह है मॉन्ट्रियल, एक सिटी है कनाडा का, वहां पर सभी लोगों ने समझौता किया। क्या? जिसे किस नाम से जाना गया? आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए, अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ यूवी रे। यूवी रे का यूज कहां पर होता है उसे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है,
समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका यूजेस ऑफ यूवी रे। सबसे पहला, जल को कीटाणु रहित बनाने में, जल को कीटाणु रहित बनाने में, है ना, जो वाटर है ना, वाटर में इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है किसका, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है किसका, अल्ट्रावायलेट रे का। इसलिए जब स्विमिंग पूल वगैरह में जब नहाते हैं, स्विमिंग पूल में क्या होता है ना, कीटाणु वगैरह कई बार कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं उसमें, तो उसको कीड़ों को मारने के लिए वहां पर क्या होता है, यूवी रो क्या किया जाता है, उसमें एमिट किया जाता है ना। शुभ्रांशु लास्ट में ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, है ना, लास्ट में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, है ना। दूसरा याद रखिएगा, नकली दस्तावेज, यानी जो आपका फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स यानी जो फर्जी दस्तावेज वगैरह होते हैं, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। दूसरा आपका अदृश्य लिखाई, अदृश्य लिखाई यानी कि इनविजिबल राइटिंग, इनविजिबल राइटिंग, तथा नकली नोट यानी फॉर्ज करेंसी नोट्स, का पता लगाने में। कई बार आप बैंक में जाते हैं ना पैसा वगैरह जमा कराने के लिए, तो जो क्लर्क वहां पर बैठा होता है वो क्या करता है, एक मशीन होता है वहां पर जिसमें देखते होंगे कि समथिंग हल्का ब्लू कलर का लाइट निकलता रहता है उससे, है ना, तो वो उस नोट को उसमें डाल करके देखता है। ठीक है, तो वो जो वहां पर जो रे यूज होता है, वो कौन सा रे यूज होता है, ये अल्ट्रावायलेट रे ही यूज होता है। इस तरह कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स है, कोई नकली दस्तावेज है, हाँ बिल्कुल काम करता है जयश्री जी, वहां पर भी इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका यूज होता है ना। यूवी ट्रीटमेंट जो होता है ना वाटर का, उसमें भी जो बहुत सारे मतलब उसमें आपके मतलब माइक्रोब्स होते हैं जो हानिकारक, उसको क्या करता है, वो नष्ट करता है। ठीक है, यूवी ट्रीटमेंट जो होता है वाटर का। तो नकली दस्तावेज में जो इनविजिबल राइटिंग होता है, जो कोई राइटिंग है वो बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है, उसमें जो राइटिंग लिखा हुआ है वो आपको नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या करने में, उसका पता लगाने में भी किसका यूज होता है, अल्ट्रावायलेट रे का यूज होता है। ठीक है, और नकली नोट का पता लगाने में भी किसका यूज होता है, आपका अल्ट्रावायलेट रे का यूज होता है। लेकिन नोट में आप याद रखिएगा, नोट में कि स्विमिंग पूल, रिवर, पॉन्ड यानी कि स्विमिंग पूल हो गया, रिवर हो गया, नदी हो गया, पॉन्ड यानी तालाब हो गया, है ना, में नहाने पर शरीर में खुजली, शरीर में खुजली यानी जो इचिंग होती है, शरीर में खुजली किसके कारण होती है, तो याद रखिएगा ये क्लोरीन के कारण होती है, क्लोरीन के कारण होती है। ठीक है, जब भी आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं, है ना, जब भी आप नदी में नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं, है ना, उससे नहा के निकलेंगे तो बॉडी में क्या होता है, आपको इचिंग होने लगता है थोड़ा सा। तो वो जो इचिंग होती है ना, वो किसके कारण होती है, तो उसमें मौजूद क्लोरीन के कारण होती है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू तेजा, थैंक यू। ह्यूमन अदृश्य हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, है ना। हाँ, स्किन ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। अभी जो लास्ट अभी आपने अगर अब क्या कहते हैं देखा होगा ना, जो फ्राइडे को आई थिंक बीपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था सवाल। अभी हम यूजेस में देखेंगे आगे कि जो आपका स्किन ट्रीटमेंट में भी किसका यूज होता है, तो आपका याद रखना है थर्ड, यहां पर यूज लिख ही लीजिए, इधर ही मैं आगे लिखाने वाला बट यहां लिख लो। स्किन ट्रीटमेंट में यानी त्वचा के इलाज में रे का यूज होता है। और मेरा आप लोगों से एक सवाल है, देखते हैं किसे किसे पता है ना। ठीक है,
मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग ये बताओ कि स्विमिंग पूल जो है, स्विमिंग पूल को जब आप दूर से देखेंगे ना तो उसका तल आपको थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा, यानी वो वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखता है। उसकी जो गहराई होती है, ओरिजिनल जो गहराई होती है, उससे वो कम गहरा दिखता है। ये प्रकाश के किस गुण के कारण होता है, आपको ये बताना है। ये प्रकाश के किस गुण के कारण होता है, आपको ये बताना है। बताइए आप लोग, और फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। लिख लिया यहां तक सभी ने? Can I move? Can I move? अपवर्तन, वेरी गुड। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब अगला याद रखिएगा, टाइप ऑफ यूवी रेज। पराबैंगनी किरणों के प्रकार। अब ये यूवी रे भी ना अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो पहला जो इसका टाइप है वो है यूवी ए, अल्ट्रावायलेट ए किरण, पराबैंगनी ए किरण, है ना, ठीक है, ठीक है। यूवी, यूवी का, गामा का नहीं राहुल, है ना। अब देखिए यूवी रे का प्रकार में सबसे पहला यूवी ए, तो याद रखिएगा इसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, और याद रखिएगा ये ओजोन परत के द्वारा अवशोषित नहीं होती, क्योंकि इसका अब क्या है, ये ओजोन परत के द्वारा यानी ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित नहीं होती है। इंग्लिश में जिसको लिखना है लिख लीजिएगा, इट्स वेवलेंथ इज मैक्सिमम, इट्स वेवलेंथ इज मैक्सिमम, यानी जितने भी पराबैंगनी किरणें हैं उनमें सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगा वो यूवी ए का होगा। एंड सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। ओके, दूसरा याद रखिएगा यूवी बी, अल्ट्रावायलेट बी किरण यानी पराबैंगनी बी किरण, याद रखिएगा इसका वेवलेंथ यूवी ए से कम होता है, यानी इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो यूवी ए से क्या होता है, कम होता है। और ये थोड़ी मात्रा में, ये थोड़ी मात्रा में ओजोन परत के द्वारा, ओजोन लेयर के द्वारा अब्सॉर्ब हो जाती है, यानी थोड़ी मात्रा में ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित होती है। पूरा अवशोषित नहीं होगा लेकिन कुछ मात्रा में क्या होगा, इसे अब्सॉर्ब किया जाएगा किसके द्वारा, ओजोन लेयर के द्वारा। एंड थर्ड वन इज यूवीसी यानी अल्ट्रावायलेट सी किरण, पराबैंगनी सी किरण, और याद रखिएगा इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, यानी जो इसका तरंग दैर्ध्य होता है, इट्स वेवलेंथ इज मिनिमम एंड इट इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर, इट इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। इसका ओजोन परत के द्वारा, ओजोन लेयर के द्वारा पूर्ण रूप से
अवशोषण होता है, पूर्ण रूप से अवशोषण होता है, यानी कि इसे ओजोन लेयर क्या करता है, कंप्लीटली क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। यहां पर ए बी सी उसके टाइप हैं, उसके वेवलेंथ के आधार पर उसे 3 भागों में बांट दिया, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। यहां पर ए बी सी का कोई ऐसा मतलब नहीं है ना। नल के पानी में देखिए, जो नॉर्मली नल का पानी होता है ना, वो डिपेंड करता है, नल के पानी में नॉर्मली जो डायरेक्ट पानी होता है ना, उसमें क्लोरीन की मात्रा नॉर्मली नहीं के बराबर होती है ना। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है ना, जैसे कि उसके अंदर जो फंगिसाइड वगैरह होते हैं, देखते हैं विरंजक चूर्ण वगैरह डाल देते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में जब आएंगे ना तो वहां पर बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक आपसे सवाल यहां से कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि इसमें से किन पराबैंगनी किरणों का ओजोन परत के द्वारा कंप्लीट अवशोषण होता है, यानी पूर्ण अवशोषण होता है। या फिर पूछेंगे इसमें से किस प्रकार के अल्ट्रावायलेट रेज को, मतलब किस प्रकार के पराबैंगनी किरणों को ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। एक पॉइंट यहां से बहुत बार सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, उसे भी, वो पॉइंट भी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले ओजोन होल का पता, ठीक है, या यूवी रेज, अगर हाँ, अगर आपसे ये भी पूछा था ना कि सबसे ज्यादा हार्मफुल हमारे शरीर के लिए कौन सा है, तो इनमें सबसे ज्यादा जो हार्मफुल है दैट इज यूवीसी रेज, ठीक है ना। यूवीसी जो है ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है, क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर अगर आपसे पूछा था वेवलेंथ, इन यूवी किरणों में अगर आपसे वेवलेंथ पूछा जाए तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है, यूवी ए का, फिर इसके बाद यूवी बी का, फिर इसके बाद सबसे कम किसका, यूवी सी का वेवलेंथ। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति अगर पूछी जाए सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होगी वो होगी यूवीसी की, इसकी जो आवृत्ति है सबसे ज्यादा है, जबकि यूवी ए की जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है, समझ में आ गई। अब नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सबसे पहले ओजोन होल या ओजोन छिद्र का पता, ओजोन होल का पता मई 1985 में, अभी जाकर के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रहा है, कब, 1987 में। 1985 में क्या होता है, सबसे पहले ओजोन होल का पता 1985 में अंटार्कटिका में किसने, जो फॉरमैन, लिख लीजिएगा ये नाम, जो फॉरमैन ने लगाया। यहां पर याद रखिएगा 3 पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां से 3 सवाल बनते हैं इस पॉइंट से। एक तो आपका बनता है कि कब लगाया, दूसरा लगता है कहां पर लगाया, दूसरा सवाल आपसे बनेगा, और तीसरा सवाल किसने लगाया। 3 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट कि ओजोन होल का पता सबसे पहले कहां पर लगा, कहां लगा, अंटार्कटिका में, कब, मई 1985 में, और किसने लगाया, जो फॉरमैन ने। और यहां से ये 3 सवाल कई बार आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए, तभी जाकर के 1987 में कहा कि हम लोगों को कुछ ना कुछ करना है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये ओजोन होल अगर बड़ा होता गया तो ये फिर ह्यूमन काइंड के लिए, मनुष्यों के लिए क्या है, खतरा है, हमें क्या करना होगा, इसे रोकना होगा। तब जाकर के 1987 में क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। बात समझ में आ गई, क्लियर पॉइंट। हिंदी में देखो, वेवलेंथ को हिंदी में लिख लीजिए तरंग दैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में लिख लीजिए आवृत्ति, और इन सभी का कोई हिंदी नहीं है। यूवी ए को पराबैंगनी ए लिख सकते हैं, यूवी बी को पराबैंगनी बी, यूवी सी को पराबैंगनी सी, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और कल हम लोग इससे रिलेटेड जो आज पढ़ रहे हैं ना, इससे रिलेटेड कल हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे और 10 मतलब एमसीक्यूज भी करेंगे, 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड।
और फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, कल आपको बताएंगे। कैन आई मूव? ठीक है ना। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। जैसे लिख लीजिएगा, इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे यानी अवरक्त किरणों का यूज एसी तथा टीवी के रिमोट में होता है। जो एसी और टीवी का रिमोट होता है ना, उसमें किसका यूज होता है? याद रखिएगा, इंफ्रारेड रे का यूज होता है ना। इंफ्रारेड रे का यूज होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और इसके बाद की बात करते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल, आप लोग बताओ, टीवी को किसने खोजा है? टीवी की खोज किसने करी? आप ये बताइए। अगला याद रखिएगा, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म, माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन, या जैसे हम कहते हैं संचार उपग्रह, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तथा जो घरों में एक होता है माइक्रोवेव ओवन होता है ना। आप लोग देखते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में ना, खाना को गर्म करने के लिए या खाना पकाने के लिए माइक्रोवेव ओवन का यूज किया जाता है। तथा माइक्रोवेव ओवन में होता है ना। और टीवी का इन्वेंशन किसने किया था? टीवी का इन्वेंशन जो किया था, टीवी को किसने खोजा था? याद रखिएगा, उसका नाम था जेल बेयर्ड। क्या नाम था? जेल बेयर्ड। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग कहां पर? कम्युनिकेशन सैटेलाइट में और माइक्रोवेव ओवन में होता है। इसके बाद याद रखिएगा, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगों का प्रयोग रेडियो तरंगों का प्रयोग रेडियो कम्युनिकेशन या रेडियो संचार में एवं रडार में होता है। रडार में होता है। और ये जो रडार है, रडार का पूरा मतलब याद रखिएगा, रडार का पूरा मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं ना सर हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, मैं आपको बता दूं जिनका हिंदी है वहां पर मैं उसका हिंदी लिख रहा हूं। अब ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका कोई हिंदी नहीं है, रडार का कोई हिंदी नहीं है, मैं इसका हिंदी कहां से लिखूंगा? और इसका निर्माण किसने किया था? रडार का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण याद रखिएगा, रॉबर्ट वाटसन वॉट, रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया। रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया। पहले इन सारे पॉइंट को लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। नहीं, कुछ बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे मतलब इनको इससे भी ज्यादा क्या चाहिए? हिंदी चाहिए।
ठीक है, चला आगे। ठीक है, रेडियो संचार का मतलब जो रेडियो वगैरह चलाते हो ना, रेडियो वगैरह जो चलाते हो, ठीक है, उसमें। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स और। वॉकी टॉकी जो होता है, वॉकी टॉकी देखते हैं आप लोग यूज करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स वगैरह यूज करते हैं। तो वॉकी टॉकी जो होता है, वॉकी टॉकी में ऐसे लिख लीजिएगा, वॉकी टॉकी में रेडियो वेव का यूज होता है। वॉकी टॉकी सबको समझ में आया ना, क्या होता है वॉकी टॉकी? वो जो पुलिस वाले ने हेलो रिपोर्टिंग सब नहीं बोलते रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले सबको देखते होंगे कि प्लीज वो आगे एक लड़का गया बिना हेलमेट का, उसको पकड़ो, है ना। हाँ सर मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, है ना, रिपोर्टिंग हियर, है ना, मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, ऐसे करता है ना, वॉकी टॉकी यूज करता है। तो जो वॉकी टॉकी होता है उसमें भी किसका यूज होता है? रेडियो, है ना, वेब का ही यूज होता है। कई बार आपसे पूछते हैं आंख के सर्जरी में, आंख के सर्जरी में यूवी रे का यूज होता है, लिख लीजिएगा, आंख के सर्जरी में यूवी रे का यूज होता है। आई सर्जरी में किसका यूज होता है? यूवी रे का यूज होता है। ठीक है, कई बार आप लोग, कई बच्चों ने इसमें कराया होगा, एक होता है लसिक सर्जरी होता है, हाँ, जिनको कम दिखता है ना, जिनका मतलब जो विजन होता है वो कम हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए लसिक सर्जरी करवाते हैं। और आप लोग इसमें जो बच्चे हैं, आप लोग याद रखिएगा, जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, जो आपका ट्रेन मैनेजर का जो पोस्ट है ना, जैसे पहले गुड्स गार्ड बोलते थे, उसमें जब आपका आई टेस्ट होता है तो वहां पर आपसे 6/9 आपसे ढूंढते हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं, जब मैं दे रहा था अपना, जब मैं मतलब मेरा जब मेडिकल हुआ था, तो मैंने देखा था कई बच्चे वहां पर पहुंचे थे ऐसे, जिन्होंने कि लसिक करवा रखा था। और वो जैसे मतलब आंख का जांच होता है ना, तो उसमें पता चल जाता है कि लसिक किसने करवाया है, किसने नहीं करवाया। और जितनों ने भी लसिक करवाया था ना, सबको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है उस पोस्ट में। मतलब आपका लसिक जो है ना, वो मतलब नहीं होना चाहिए आपका आंख का। ठीक है, जो खास करके 2 पोस्ट हैं जिसमें कि आपका विजन 6/9 होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आप याद रखिएगा, उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं अगर आपने आंखों का लसिक कराया हुआ है, तो वो अलाउ नहीं है रेलवे के उस 2 पोस्ट में, खास करके जो एनटीपीसी के 2 पोस्ट हैं उसमें। और एलपी में तो होता ही, एलपी में तो करते ही हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में। 6/9 का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, 6/9 का मतलब ना कि बताएंगे आगे आपको, ठीक है, बताएंगे। पहले आप पढ़ लीजिए, जब हम लोग आई में पढ़ेंगे ना तो वहां पर बताएंगे। लसिक एक सर्जरी होता है आंख का, है ना, जिसकी आंख मतलब जिसका वीक आई साइट वीक हो जाता है ना, वो उसको ठीक कराने के लिए क्या करते हैं, लसिक कराते हैं। आई में पढ़ेंगे हम लोग, जब लाइट पढ़ेंगे ना, वहां पर ह्यूमन आई पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नोट में आप 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट लिख लेना कि रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें हमारे एटमॉस्फेयर के, हमारे वायुमंडल के आयन मंडल से, आयन मंडल यानी जो आयनोस्फेयर होता है, आयन मंडल से टकराकर वापस लौट जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कई बार पूछा जाता है, जो रेडियो वेव्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर से, एटमॉस्फेयर में आपको पता है 5 लेयर होता है ना, 5 लेयर होता है। होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर उसके बाद आयन मध्य मंडल, है ना, फिर आयन मंडल, फिर होता है आपका एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर यानी बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये जो आपका आयन मंडल होता है ना, रेडियो आयन मंडल तक जाती है और उसके बाद वहां से टकरा कर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है ना। इसके बाद की बात करते हैं दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, वर्ल्ड का पहला, ये सब ऐसे जो है ना सवाल जो है ना, रेलवे का एकदम फेवरेट क्वेश्चन बोलते हो ना, ये है खास करके एनटीपीसी का। वर्ल्ड का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आप लोगों के ऊपर ये सवाल है, बताइए वर्ल्ड का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? और तीसरा पॉइंट, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है?
कृत्रिम उपग्रह, वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन है? वर्ल्ड का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है? स्पुतनिक 1 को रूस से, रूस यानी फॉर्मर यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये रसिया ना, पहले रसिया को यूएसएसआर बोलते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रूस से 1957 में लॉन्च किया गया। और भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया। नाइनटीन 1975 में लॉन्च किया गया। ये पॉइंट पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। ईयर याद रखना है, डेफिनेटली याद रखना है सर, है ना, डेफिनेटली याद रखना है। एग्जाम आपका 5 मार्च के आसपास होगा, है ना, 5 मार्च के आसपास होगा, उसके पहले होने के चांसेस कम। ठीक, उसके लिए आप जाइए अपना आई टेस्ट कराइए, है ना, किसी भी ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपका आई टेस्ट करेंगे, है ना, वो आपको बता देंगे आपका आंख पूरा तरह से ठीक है कि नहीं है। और आजकल जो है ना, मतलब बच्चे जो हैं इतना मोबाइल फोन का यूज करते हैं, चाहे स्टडी के पर्पस से या फिर और मतलब अन्य पर्पस से, कोई जैसे रील्स देखने के लिए, है ना, जितना स्क्रीन के सामने रहेंगे उतना दिक्कत होता है उसमें। ठीक है, नहीं शुगर पेशेंट वगैरह को कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए जब आप ना, मैं लास्ट में बताऊंगा मेडिकल का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या टेस्ट होता है ना, सारा बताएंगे। उसके ऊपर ना मैं यूट्यूब पर वीडियो बना दूंगा, वो क्या क्या प्रोसेस होता है, किन किन, मतलब जब आपका पहले CBT1 CBT2 दीजिए, एक एक प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप पहुंचते हो वहां पर, कैसे आपको एक मतलब आपको क्या क्या प्रोसेस है, पूरा एक एक स्टेप, कितने दिन तक आपको उसमें रुकना पड़ता है, कितना टाइम लगता है, सारा बताएंगे। पहले CBT1 और CBT2 आप क्लियर करो, ठीक है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या देखता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके देखते हैं, है ना, मतलब 10th का, खास करके 10th का, है ना, ग्रेजुएशन का, है ना, या फिर अगर 12th का आपने 12th लेवल पर भरा है, 12th का पूरा डॉक्यूमेंट देखेंगे, सब कुछ बताएंगे, उसमें क्या क्या होता है एक एक चीज देखते हैं, सारा प्रोसेस बताएंगे आपको। ठीक है सर, जो चश्मा लगाते हैं उसका भी कुछ देखिए, 2 पोस्ट में ना आपका चश्मा अलाउ नहीं है, उसमें उसमें विदाउट आपका ग्लास जो है ना, आपका विजन जो है 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास। ठीक, हाँ टेक्नीशियन में भी होता है ना, ये सब बताएंगे। अभी पहले आप ये करो ना 10 मीटर की, हाँ एक सवाल है इसका, शुभ्रांशु का ये सवाल थोड़ा रोकिएगा, शुभ्रांशु का जो सवाल, ये सवाल इस बच्चे का कर लेते हैं। करेक्ट, 10 मीटर की प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 2000 किलोग्राम का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार को टक्कर मारता है। टक्कर के बाद दोनों साथ में 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान है। चलिए देखिए, अच्छा सवाल है इनका। अब देखिए क्वेश्चन इन्होंने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि ध्यान से सभी लोग ये सवाल पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कह रहा है 2000 किलोग्राम का एक ट्रक है, ये ट्रक है, और ये किस स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है ना, और ये जाता है जाता है जाता है, यहां पर कार एक खड़ी है ना, और इस कार को ये टक्कर जाकर के मार देता है, यानी कि कोलाइड करता है इससे। ठीक है, इस कार का मान लीजिए हमारा द्रव्यमान क्या है, जो हमें निकालना है। कह रहा है कि जब ये इससे टक्कर मारता है तो टक्कर के बाद दोनों
यानी कार और ट्रक एक दूसरे के साथ मिल गया। अब कह रहा है ये दोनों जो है ना किस स्पीड से चल रहा है, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, शुभ्रांशु जी ने। अब देखिए ये क्या है ना कि अब देखो आपको पता है कि टकराने से पहले का जो मोमेंटम होता है, टकराने के बाद का जो मोमेंटम होता है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब ये कार यहां पर रुका हुआ है, यानी कि इसका ट्रैफिक लाइट पर ये कार रुका हुआ है, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या है, 0, मास इसका m है। अब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो टकराने से पहले जो मोमेंटम है, टकराने के बाद जो मोमेंटम वो बराबर होगा। कर लीजिए, यहां पर क्या है, 2000 गुने 10 प्लस m इंटू 0, यानी m1 v1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। यानी कि यहां पर बराबर क्या कर देंगे बताइए, कार का क्या है, कार प्लस और ट्रक, इस दोनों का आप जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 2000, दोनों 8 की स्पीड से चल रहा है, साथ साथ 2000 प्लस इसका मास कितना है m इंटू 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, यानी ये कितना आ जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ये तो 0 है, बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 करिए, कितना हो जाएगा 16,000, यही होगा ना, 16,000 ही होगा, प्लस 8m, 8m बराबर क्या आ गया आपका 4,000, m बराबर क्या हो जाएगा, 8 से 5 बार में काट दीजिए, m बराबर क्या हो जाएगा 500 केजी। यही उत्तर है आपका। शुभ्रांशु जी समझ में आ गया, जिनका भी 500 केजी आ रहा है बिल्कुल उनका सही उत्तर है। तो ये मतलब मोशन से आप देख सकते हैं मोमेंटम से किस तरह का सवाल बनता है। चल जाएगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, बताइए। आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखने हैं, आपके। और किसी का कोई डाउट है, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। करंट अफेयर्स क्लास कब तक आएगा सर जी, कम से कम जिस दिन जब आपका एग्जाम होगा उसके 1 साल पहले का पूरा देख के जाओ, है ना, 1 साल पहले का पूरा देख के जाओ। सर एक क्वेश्चन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल ये ना, अच्छा कल हम जब वेव पढ़ेंगे वहां पर इसको समझा देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला कल आपको समझा देंगे। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर रखी है, उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल मास 4 केजी है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने पर किया गया वर्क। ओजोन लेयर में O3 मुख्यतः मिलता है। ओजोन लेयर जो होता है ना पूरा O3 का क्या होता है, एक वो होता है। मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूं, जो भी चैन वाला क्वेश्चन है ना एक बार फिर से दिखाइएगा मैम, अगर चैन वाला क्वेश्चन दिख सकता है तो। हाँ मैं देखता हूं एक बार फिर से। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन एक टेबल पर रखी है, उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल मास 4 केजी है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने में किया गया वर्क। देखिए इसका जो सवाल होगा ना, सवाल जो आप पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा, एंगल जो होगा ना वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपका वर्क डन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो नीचे लग रहा है, फोर्स इसका नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अब टेबल की तरफ कर रहे हैं। आशीष अब आप सवाल मुझे जहां तक समझ में आ रहा है ना, तो एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन आई थिंक 0 हो जाना चाहिए। मैं पूरा सवाल समझ नहीं पा रहा हूं, एक बार आप देख लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन को क्या है। नहीं आर्टिफिशियल मतलब मनुष्य के उसके द्वारा ही बना हुआ है ना। ऑनलाइन में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्मृति
जैसे ओजोन लेयर का जो ओजोन परत जो है, जो कि क्या कर रहा है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। सीएफसी जैसी गैसें क्या कर रही है, उसके चौड़ाई को कम कर रही है, और कहीं कहीं पर उसमें होल देखा गया। अब अगर मान लीजिए पूरा ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा ना, तो वो पूरी की पूरी पराबैंगनी किरण जो यूवीसी टाइप की, जो कि हमारे स्किन के लिए खतरनाक है, वो आ जाएगा और हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सभी देशों ने मिलकर क्या मॉन्ट्रियल नामक जगह पर, मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा में, वहां पर बैठ करके सभी ने एक समझौता किया कि देखो हम लोगों को क्या करना है, इस ओजोन लेयर के क्षय को रोकना है, उसके लिए हमें प्रयास करने हैं, उसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आशीर्वाद है विकास, है ना। और देखिए जो टेक्नीशियन का जिनका भी एग्जाम है ना, उनके लिए मैं यूट्यूब पर सेशन भी लेकर आऊंगा। एक बार मैं देखता हूं आज अगर सेशन है कि नहीं, मैं आपको अपडेट करता हूं। अगर आज सेशन होगा तो आप लोग उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं 40 क्वेश्चन कंप्लीट साइंस के करवाऊंगा। एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या अपडेट है, उसकी क्लास है या नहीं है। हाँ ठीक है, तो जो आपकी क्लास है आज से ना, आज से स्टार्ट होगी 4 से 5। मतलब जिनका भी टेक्नीशियन के पेपर, या नॉर्मली भी अगर आप लोगों का पेपर नहीं भी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो हम डेली लगभग 30 to 40 क्वेश्चन कराएंगे यूट्यूब पर, आज से फ्राइडे तक, है ना। आज से लेकर फ्राइडे तक 4 से 5 बजे कराएंगे। कहां पर, केजीएस रेलवे एग्जाम्स पर। जिनको भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है दे कैन ज्वाइन। अगर आपको जब भी टाइम मिलता है उन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, है। ठीक है, 4 से 5 आज से फ्राइडे तक होगा, 5 दिन होगा ये सेशन। ऑलमोस्ट सेम रहता है प्रवेश, मतलब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है ना ग्रुप डी में थोड़ा सा सीबीटी 1 से ज्यादा होता है डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि उसमें सिंगल एग्जाम होता है इसलिए। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले, अगर आपको देखना होगा क्वेश्चंस की, अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आप कर सकते हो वहां पर। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना। हाँ, पीवाईक्यू सबसे बेस्ट रहता है गौतम, न्यूमेरिकल के लिए पीवाईक्यू बेस्ट है। टाइम है 4 से 5 होगा, जब भी टाइम मिलेगा 1.5x 2x पे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें जो टॉपिक हम लोगों ने किया उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एलपी में पेपर 2 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसके बारे में बता दीजिएगा। जब हम लोग एलपी 2 पर आएंगे ना, सीबीटी 2 का जब बैच स्टार्ट होगा वहां पर हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या क्या चैप्टर्स होते हैं। उसमें फोर्स एंड मोशन होता है, वर्क एनर्जी एंड पावर होता है, हीट एंड टेम्परेचर होता है, फिर आपका लाइट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वहां से। ठीक है, हाँ चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। वेव मोशन कल हम लोग बात करेंगे ना, वेव मोशन कल हमारा मतलब कंप्लीट होगा, फिर हम लोग साउंड वेव को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सौरभ, प्रैक्टिस से ही आपका स्पीड बढ़ेगा। शिल्पी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास और कोई टाइम ही अवेलेबल नहीं है ना, सारा स्लॉट मतलब क्या है बुक है, एक ही टाइम अवेलेबल है, इसलिए नहीं हो सकता उसमें चेंज। जीडी एनटीपीसी, अरे जीडी का बहुत नॉर्मल पेपर होता है पूनम, क्या आपको यहाँ इस लेवल का पढ़ाया जा रहा है और उसमें इस लेवल का पूछते हैं, अब खुद ही सोचो ना क्लियर होगा कि नहीं होगा, है ना। 4 to 5 पढ़ी, 4 to 5 PM, 4 से 5 आ जाएगा प्रवेश, जल्दी आ जाएगा, मॉक भी आ जाएगा बहुत जल्द। और किसी का कोई डाउट है इसका? देखो आइडिया नहीं है मनीष मुझे, एक बार आप रेलवे की वेबसाइट चेक कर लीजिए, है ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और जैसे कुछ अपडेट होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाता है केजीएस में। ठीक है, अब पिछला क्लास का लास्ट स्लाइड जो है ना हमें, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी जो आपका मतलब अल्ट्रा वायलेट मतलब जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इनविजिबल रे भी बोलते हैं इसको, उसके फ्रीक्वेंसी का क्या रेंज था, उसके वेवलेंथ का क्या रेंज था, वो उसमें बताया गया है ना, कि किसका क्या वेवलेंथ है, किसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। नहीं, कोई जॉब ऐसा नहीं है रेलवे के अंदर, कुछ जॉब्स जो है ना जो लाइन वाले जॉब्स हैं, जिसमें कि आपको मतलब लाइन वाली ड्यूटीज होती हैं उसमें, जैसे कि ट्रेन में मतलब कैसे ट्रेन चलेगा, है ना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन कैसे पहुंचना, उसमें आपका 2 चीज का जांच होता है, कलर ब्लाइंडनेस का और दूसरा विजन आपका सही होना चाहिए। अलग अलग उसके लिए पूरा एक अलग अलग क्या होता है उसमें A1 A2 A3 ऐसे कैटेगरी होती है आई के जांच की। अब भी आप पढ़ाई पर फोकस करिए पूरा अच्छे से। सीबीटी 1 में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है शाहरुख? अराउंड आपका टारगेट होना चाहिए 75 के आसपास का, 70 to 75 डेफिनेटली काम आएगा प्रकाश। कोई भी वनडे एग्जाम है ना सभी में काम आएगा ठीक है, 70 to 75 आपका टारगेट होना चाहिए एनटीपीसी में मिनिमम।
ठीक है, चलिए उसमें नहीं है सबनम, उसमें मतलब आई टेस्ट वगैरह नॉर्मल, आप उसमें सब कुछ अलाउ होता है, चश्मा वगैरह सब अलाउ होता है, उसमें नहीं होता है उसका रिक्वायरमेंट। हाँ उतना लाना होगा। चलो अब मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, कल की क्लास में जो भी डाउट्स होंगे उसे हम लोग ले लेंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।